हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है भार्गवा करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है कि जो अपने आगामी परीक्षा हैं डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर के, तो उसमें अपना प्रश्न पत्र जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसमें पहला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रारंभिक शिक्षा और वर्तमान भारतीय समाज से संबंधित विद्वानों के क्या कथन रहे हैं, क्या उन्होंने कहा है। आगे जब हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें हम लोगों को दिखता है कि ये इस टाइम पीरियड में कैसे शिक्षा व्यवस्था रही है, क्योंकि प्राचीन काल में अपनी शिक्षा व्यवस्था दूसरे तरीके से कार्य कर रही थी। मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल से बदली और वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का माध्यम और शिक्षा की टेक्निक्स बदल चुकी हैं। तो सिलेबस में ये सारी चीज अपने को दिखती है। तो अभी इस वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसी रही है। चलिए देखते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं, कैसी व्यवस्था रही है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा। देखिए, प्राचीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था रही है उसमें मूल रूप से जो बात कही गई है वो है व्यक्तित्व का विकास करना। चाहे वो आपका वैदिक कालीन युग रहा हो, चाहे उसके बाद बौद्ध कालीन युग रहा हो, और चाहे उसके बाद के आपका समय काल रहा हो, वहाँ पे शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का निर्माण करना एवं व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। ये वहाँ उस वक्त की शिक्षा व्यवस्था की मूल बातें थी। इसके साथ साथ संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। चूंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, चूंकि आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है ये बातें, वहां जब आपका प्रश्न चाहे एक नंबर अति लघु में आए, चाहे दीर्घ प्रश्न में आए, तो वहां आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि आप लिखेंगे कैसे कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य बताओ। एटलीस्ट आप इन तीन टॉपिक्स के साथ जो है आप पूरा प्रश्न बना सकते हैं अपना। इसके साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था रही उसमें दो कालखंड अपने को देखने को मिलते हैं। एक वैदिक कालीन दिखता है, एक उसके बाद का टाइम पीरियड काल जो आता है बौद्ध कालीन, महात्मा बुद्ध जी के बाद का वक्त। ठीक, तो उसमें हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों के माध्यम से दी जाती थी, साथ साथ उपनिषदों के द्वारा भी दिया जाता था। जो अपना प्राचीन शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन रहा है, उस वक्त वेदों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, आप सब ये बात जानते हैं। साथ साथ भगवत गीता का जो एक दर्शन के माध्यम से भी वो शिक्षा दी जाती थी। और उस समय शिक्षा का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति, संस्कृति का संरक्षण एवं व्यक्तित्व का विकास। देखिए, ये व्यक्तित्व का विकास जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा, कोई भी पीरियड हो, कोई भी कालखंड हो। तथा इस वक्त की जो भाषा थी, शिक्षा का जो भाषा का माध्यम था वो संस्कृत था। जैसे कि आज के वक्त में हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को कैसे किस भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, तो हम कहते हैं कि मातृभाषा में हमें उनको शिक्षा देना ज़्यादा श्रेयकर है। तो जो वैदिक कालीन अपना कालखंड था उस वक्त जो शिक्षा का माध्यम था, शिक्षा का जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था। बौद्ध कालीन से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, पेपर में पूछे जाएंगे, अति लघु में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे। कुछ चीज़ों को हम यहाँ यहाँ डिस्कस करते हैं। जो उस टाइम शिक्षा की व्यवस्था थी वो मठों में दी जाती थी। मठ और बिहार जो बौद्ध कालीन थे वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था थी, और जो यहाँ के टीचर्स थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मठों में जो शिक्षा देते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। और जो प्रवेश का वक्त होता था 6 वर्ष, जब बच्चा 6 वर्ष का होता था तो उनको मठों में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। तो वहाँ पे प्रवेश के वक्त उनका एक प्रकार का संस्कार होता था जिसको हम लोग पवज्जा संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? पवज्जा संस्कार। देखो, ये आप कहीं कहीं देखेंगे सिर्फ उपसंपदा संस्कार की बात की गई है,
लेकिन नहीं, देखिए प्राथमिक शिक्षा में जब बच्चा प्रवेश करता था मठों में, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में, तो उस संस्कार को हम लोग तवज्जा संस्कार कहा जाता है, जहाँ पे शिक्षा की अवधि लगभग 6 वर्ष होती थी। आपको अलग अलग किताब में अलग अलग साल देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एक एटलीस्ट है, प्रारंभिक शिक्षा जो 6 वर्षों की होती थी, और शिक्षण की जो विधि होती थी वो मौखिक होती थी। और भाषा, भाषा वैदिक कालीन के बाद धीरे धीरे जो है हम जब बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पाली भाषा का जो है प्रयोग होना शुरू हो गया था। वस्तुतः कहीं कहीं संस्कृत भाषा तब भी प्रचलित थी, लेकिन ज़्यादातर मठों और विहारों में आपके संस्कृत नहीं, पाली भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो मठों और विहारों में ही होती थी। जिस स्कूल में प्राथमिक बच्चे पढ़ते थे, जिनको हम मठ कहते हैं, ठीक उसी में आपको उच्च शिक्षा भी मिलता था। जिसमें जिसमें प्रवेश की जो प्रक्रिया होती थी, जब प्रवेश होता था, तो उस संस्कार को उपसंपदा संस्कार कहते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार कब होता था? जब बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश पाता था, और प्राथमिक शिक्षा में जब वो प्रवेश पाता था तो वो पवज्जा संस्कार कहलाता था। और जैसे ही उसका उपसंपदा संस्कार होता था, वो जो होते थे वो भिक्षु कहलाने लगते थे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। और जो भिक्षुओं का एक खास प्रकार का वस्त्र होता था, जो भिक्षु अर्थात वो जो छात्र होते थे उस मठ एवं विहार में, जो उनका एक वस्त्र होता था, वो वस्त्र त्रिशिवरा नामक वस्त्र पहनते थे। जो वस्त्र पहनते थे उसको त्रिशिवरा कहते हैं। तो प्राचीन भारत में जो है शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ रही है। वैदिक काल से लेते हुए आपको बौद्धकालीन तक आना है, पढ़ना है। इसी कालखंड में आपको भारत में बहुत प्रचलित और बहुत प्राचीन, बहुत फेमस विश्वविद्यालयों का वर्णन मिलेगा, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है तक्षशिला। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, एवं बहुत विस्तृत रूप से वहाँ पे पढ़ाई होती थी। इसी तक्षशिला में आपके चाणक्य जो थे वो टीचर थे, है ना। तो तक्षशिला आज के वर्तमान में हम बात करें तो वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के आसपास है। ठीक, इसी के साथ एक यूनिवर्सिटी और हम चर्चा करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि पटना के पास हुआ करता था उस टाइम, बहुत विश्वविख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी थी। बाद में इसको जला दिया गया मध्यकालीन। जब अभी हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और मध्यकालीन भारत, जब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ की चर्चा हम लोग डीप में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे वर्तमान में। और इसके साथ साथ इन सब के बाद एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ। ये पालवंश के संस्थापक ने इसकी स्थापना गुजरात में किया। ये भी उस कालखंड का बहुत ही महान विश्वविद्यालय हुआ। तो प्रश्न पत्र में आपका अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है तो एकदम विस्तृत रूप से आपको चर्चा करनी है। और अति लघु और बहुविकल्पी में आता है तो उसको आप इन सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि इतने से आपका काम चल जाएगा, आप एनी हाउ नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो अब इसके आगे का टॉपिक, चूंकि वक्त हम लोगों के पास कम है, 3 तारीख को इसका पेपर है, तो बहुत शॉर्ट और बहुत ही कम समय में हम पूरे जो आपका सिलेबस है इस विषय का, उसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। हम फिर अगले जो सिलेबस का अगला भाग है उसमें मिलते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो प्रश्न आने की संभावना है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये प्राचीन भारत का शिक्षा हो गया। अभी आपको अगले खंड में मिलेगा मध्यकालीन भारत एवं वर्तमान भारत में शिक्षा की व्यवस्था में वो उसके उद्देश्य। ओके, धन्यवाद।